मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग चर्चा करेंगे बायोलॉजी से पादप रोग, पादप कार्य की, पादप प्रजनन एवं पोषक तत्व। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो अगर पसंद आता हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगी इन फ्यूचर मैं इससे और बेहतर वीडियो बना सकूं इनकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पादप में जीवाणु जनित रोगों की समूह को पहचान करें। पहला है कि गेहूं व रतुआ रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, कपास का वलयकार्म, सिट्रिक कैंसर, गेहूं का तेंदू रोग, गन्ने का मोज़ेक, केले का गुच्छादार शीर्ष, टमाटर का वलय या धब्बा। लास्ट में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताया गया है बी, कपास का वलयकार्म, सिट्रिक कैंसर, गेहूं का तेंदू रोग, ये सभी है जीवाणु जनित रोग, है ना। पौधों में ये सब होते हैं जीवाणु जनित रोग। अब चर्चा करते हैं। पहला है कि समूह पौधों का फफूंद जनित रोग के बारे में बताया गया है। तो गेहूं में जो जंग लगता है, मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ने का लाल सड़न, आलू की प्रारंभिक झुलसा रोग, अंकुरों को नम करना, आलू का पछेती तुषार रोग, चावल का बकन्ना रोग, कृषि फर्श का सफ़ेद जंग। दूसरा समूह है पौधों में जीवाणु जनित रोग। इसके अंतर्गत आएगा, जूम आउट करते हैं, कपास का ब्लैक आर्म, सिट्रिक कैंसर, गेहूं का तेंदू रोग, आलू का मुरझाना, धान की जीवाणु जनित झुलसा रोग, गोभी का काला सड़न रोग, गन्ने की लाल पट्टी। ये सभी क्या है? यह है जीवाणु जनित रोग। तीसरा समूह में आता है वायरल रोग। इसमें है गन्ने का मोज़ेक, केले का गुच्छेदार शीर्ष, टमाटर का रिंग स्पॉट, तंबाकू का मोज़ेक रोग, आलू की पत्ती मुड़ना, भिंडी की पीली शीरा मोज़ेक। तो इस प्रकार से ये सभी हैं वायरल रोग जो पौधों में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप रोगों की निम्नलिखित शब्दावलियों और दिए गए युग्म पर विचार करें। पहला है रोगजनक, जिसमें एक जीव जो अपने शरीर के अंदर या उनके निकट किसी अन्य जीव के साथ सहजीवी संबंध विकसित करता है। मेजबान क्या है? एक वाहक जीव जो स्वयं रोग उत्पन्न नहीं करता बल्कि रोगजनकों को पहुंचाकर संक्रमण फैलाता है। तीसरा है वेक्टर, कारक जीव मुख्यतः वायरस, बैक्टीरिया, कवक और परजीवी होते हैं। तो यहाँ पर हमें उपर्युक्त में से कितने युग्म सही है बताया गया है, इनमें से कोई नहीं। यानी यहाँ पे हमें सही सुमेलित करना था, तो इनमें से कोई नहीं सुमेलित हैं। अब इनमें से सही सुमेलित जोड़े कौन है, इसकी चर्चा करते हैं। रोगजनक जीव मुख्यतः वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कवक होते हैं और परजीवी होते हैं। मेजबान वह जीव है जो अपने शरीर के अंदर या उसके निकट किसी अन्य जीव के साथ सहजीवी संबंध विकसित करता है, वे मेजबान है। वेक्टर क्या है? एक वाहक जीव जो स्वयं रोग उत्पन्न नहीं करता बल्कि रोगजनकों को संचरित करके संक्रमण फैलाता है, वे वेक्टर होते हैं, यानी ये कैरी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप रोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि आलू का लेट फ्लाइट यानी कि पछेती झुलसा रोग एक फफूंद जनित रोग है जिसमें निचली पत्तियों पर हल्के हरे किनारों के साथ पानी के भीगे गहरे हरे या काले या बैंगनी रंग के घाव हो जाते हैं। दूसरा है तंबाकू मोज़ेक, एक बीमारी है जो तंबाकू, टमाटर और सैकड़ों अन्य सब्जियों और खरपतवारों में बैक्टीरिया के विकास के कारण होती है। तीसरा है जौ का पीला बोना यानी VID चारागाह की घास और खरपतवारों को बाधित करता है। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। एक में है आलू के बारे में जो बताया गया था और तीसरा जौ के बारे में बताया गया है। इसकी चर्चा करते हैं। 2 गलत है, ये सही नहीं है। एक सही है, आलू का लेट फ्लाइट एक फफूंद जनित रोग है ना। लेट फ्लाइट क्या है? एक फफूंद जनित रोग है जो निचली पत्तियों व हल्के हरे किनारों के साथ पानी से भीगे गहरे हरे या काले या बैंगनी रंग से के घाव पैदा करता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस इसका कारक एजेंट है। एजेंट का नाम याद रख लें।
कथन 2 गलत है। तंबाकू मोज़ेक एक रोग है जो तंबाकू, टमाटर, सैकड़ों अन्य सब्जियों और खरपतवारों में तंबाकू मोज़ेक वायरस के कारण होता है ना। ये किस कारण से होता है? ये मोज़ेक वायरस के कारण होता है इस प्रकार के रोग, याद रखें। कारण 3 सही है। जौ का पीला बोना वीआईडी चारागाह की घास और खरपतवारों को नुकसान पहुंचाता है। यह जौ के पीले बौने वायरस के कारण होने वाली एक वायरल बीमारी है। यह जौ, जई, राई, गेहूं को प्रभावित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों का मिलान फसल के नाम सूची 1 और जीवाणु रोग सूची 2 से करें। सूची 1 यहाँ है और सूची 2 है ना। ये जीवाणु है और यहाँ पे फसल है। तो इसमें से उत्तर बताया गया है कि ये ऑप्शन बी सही है। बी में है चावल में जो रोग होता है उसे कहते हैं ब्लाइट। कपास का संबंध बताया गया है काली भुजा। टमाटर का बताया गया है कैंकर। आलू का है रिंग रॉट, है ना। इस तरह के ये जीवाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं ब्लास्ट रोग एक अत्यधिक विनाशकारी संक्रमण है जो मुख्य रूप से गेहूं की फसलों को प्रभावित करता है। यह खाद्य सुरक्षा और संक्रमण के एक महत्वपूर्ण खतरा है। विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका और दक्षिण एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह रोग किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा कवक के कारण। हिंदी में कवक को कुकुरमुत्ता कहते हैं, है ना। गेहूं ब्लास्ट एक तेजी से कार्य करने वाला और विनाशकारी फफूंदजन्य रोग है जो दक्षिण अमेरिका और दक्षिण एशिया में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है। यह रोग एक कवक के कारण होता है जो संक्रमित बीजों के माध्यम से फैल सकता है, फसल अवशेषों पर जीवित रह सकता है, साथ ही बीजाणुओं के कारण भी होता है ना, जो हवा में लंबी दूरी तक यात्रा कर सकते हैं। प्रकोप की अनियमित आवृत्ति के कारण रोग के विकास के सटीक स्थितियों को समझना या भविष्यवाणी करना, है ना, या प्रतिरोधी गेहूं प्रजातियों का व्यवस्थित रूप से चयन करना कठिन हो जाता है इस प्रकार के रोग में। वर्तमान में ब्लास्ट को विकसित होने के लिए समीपवर्ती गर्मी और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। यह उन परिस्थितियों वाले क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं। ये कारण बताया गया है इन रोगों के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल की खेती 2 चरणों में की जाती है। सबसे पहले बीजों को नर्सरी बेड में बोया जाता है जहां वे अंकुरित होकर पौधे बनते हैं, जिन्हें फिर अच्छी तरह तैयार किए गए खेत में रोपा जाता है। बताया गया है कि एक फफूंद जनित रोग है चावल के संदर्भ में जो बासमती चावल की फसलों को विशेष रूप से अंकुरण अवस्था में प्रभावित करता है। हालांकि संक्रमित पौधे को रोपने के बाद भी यह संक्रमण का कारण बन सकता है। इस संदर्भ में ऊपर चर्चा की गई बीमारी की पहचान करें। तो इसका उत्तर बताया गया है ऑप्शन ए, पैर सड़न यानी फुट रॉट। ये चावल के संदर्भ में है, खास करके बासमती के संदर्भ में। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। फुट रॉट या बकैना रोग एक गंभीर फफूंद संक्रमण है। याद रखें ये कैसा रोग है? तो फफूंद संक्रमण है जो बासमती चावल की खेती को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उपज में उल्लेखनीय कमी आती है और अनाज की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। खेतों में बकैना रोग बासमती चावल की पैदावार में भारी कमी ला सकता है जो 70% तक पहुंचा सकता है। संक्रमित पौधे स्वस्थ पौधों की तुलना में लंबे दिखते हैं जिनमें हल्के और पीले रंग के पत्ते होते हैं। भूमिगत भागों में जड़ों का सड़ना और काला पड़ना इसके लक्षणों में शामिल है। बकैना रोग यानी कि फुट रॉट के संचरण के प्राथमिक तरीकों पूर्ववर्ती वृद्धि मौसम के दूषित बीजों के माध्यम से होता है। प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला है रंध्रों का खुलना और बंद होना पोटेशियम आयन प्रवणता पर निर्भर है ना। कारण बताया गया है रंध्रों की रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम आयन आसपास के असामयिक दबाव को नियंत्रित करते हैं। सही उत्तर चुनने के लिए निम्नलिखित कोड का उपयोग करें। तो यहाँ पर सही उत्तर ए है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। गैसों का आदान प्रदान और
वाष्पोत्सर्जन रंध्रों छिद्रों के माध्यम से होता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना रक्षक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। जब पोटेशियम आयन बाहर निकलते हैं तो रक्षक कोशिकाओं के अंदर पानी की क्षमता बढ़ जाती है और पानी रक्षक कोशिकाओं से बाहर निकलकर अन्य कोशिकाओं में चला जाता है, जिससे रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं। इसके विपरीत जब पोटेशियम आयन रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं तो रक्षक कोशिकाओं के अंदर पानी की क्षमता कम हो जाती है, जिससे रंध्र छिद्र खुल जाता है। तो इस प्रकार से है ये एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि प्रकाश संश्लेषण की दर हरे रंग में अधिकतम होती है। दूसरा है लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम होती है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? बोला गया है ना तो एक और ना ही दो। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं ऐसा क्यों हुआ है। कथन एक गलत है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में अधिकतम होती है। 680 से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। लाल प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा प्रभावित होता है, प्रभाव रूप से अवशोषित किया जाता है और अधिकतम मात्रा में उपयोग किया जाता है। बोल रहा है लाल प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा प्रभावी रूप से अवशोषित किया जाता है और अधिकतम मात्रा में उपयोग किया जाता है। कथन दो गलत है। हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम होती है। किसमें? हरे रंग में। हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हरे रंग का प्रकाश क्लोरोफिल में से बनी पत्तियों पर पड़ता है, जिसका रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा होता है, तो हरे रंग का प्रकाश वापस परिवर्तित हो जाता है और क्लोरोफिल उसे अवशोषित करने में विफल हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण विशेष कोशिकाओं में होते हैं जिन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के प्लास्टिड होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नामक हरे रंग का वर्णक होता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण का सूत्र यहाँ पर दिया गया है, आप इसे ध्यानपूर्वक देख लें। 6CO2 + 6H2O रिएक्शन करने के बाद 6C6H12O6 + 6O2 बनेगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर सही उत्तर हमें चूज करना है। तो बोला है ना तो एक और ना ही दो। एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालीदार शिराविन्यास होती है, जबकि पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास होती है। एक बीजपत्रियों में बीज पत्तियाँ अनुपस्थित होती है और द्विबीजपत्रियों में बीज पत्तियाँ मौजूद होती है। ये दोनों को गलत बताया गया है। अब इसकी चर्चा करते हैं ये गलत क्यों है। कथन एक गलत है क्योंकि एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास यानी अधिक विकसित नहीं होती है ना। ये बताया गया है एक बीजपत्री पौधों के बारे में, ये अधिक विकसित नहीं होती है। तथा द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालीदार शिराविन्यास यानी जड़ों की द्वितीयक वृद्धि होती है। इस प्रकार कथन एक गलत है। कथन दो बोल रहा है कि एक बीजपत्री में केवल एक बीजपत्र यानी बीजपत्री उपस्थित होती है तथा द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र उपस्थित होते हैं। यहाँ पर क्या बोला था? एक बीजपत्री में बीज पत्तियाँ अनुपस्थित होती है। नहीं, ऐसा नहीं, इसमें एक होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द्विबीजपत्री बीजों में दो भ्रूणीय पत्तियों का बीजपत्र होते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्रियों की श्रेणी में आता है? तो यहाँ पर हमें सही कोड का चयन करना है, जिसे सी बताया गया है। 4 और 5, 4 में सेब आता है और 5 में फूल गोभी आता है। बाकी बात लहसुन नहीं है, भुट्टा नहीं है और गेहूँ नहीं है। अब इसकी चर्चा करते हैं ये सब क्यों नहीं है। लहसुन, गेहूं, मक्का, घास और प्याज एक बीजपत्री पौधे हैं जिनमें केवल एक ही बीजपत्र होते हैं। सेब, फूलगोभी, नाशपाती द्विबीजपत्री पौधे हैं जिनमें बीजों में दो बीजपत्र होते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत के उभयचर कहा जाता है? यहाँ पर है हरीश शैवाल, लाल शैवाल, ब्रायोफाटा या इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा ब्रायोफाइटा। वनस्पति जगत का इन्हें उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन है पहले इसका। ब्रायोफाइटा में आदिम स्थलीय पौधे शामिल हैं जो नम और छायादार स्थानों में उगते हैं। इन्हें उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें बढ़ने के लिए ज़मीन और पानी दोनों की ज़रूरत होती है।
ये मूल रूप से स्थलीय पौधे हैं जिन्हें अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए निमेटोफोर दलदली मिट्टी के पौधों में पाए जाते हैं। कारण में है कि वे संशोधित जड़ें हैं जो जमीन से निकलकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं तथा श्वसन क्रिया करते हैं। तो सही उत्तर चुनने के लिए निम्नलिखित कोड का उपयोग करें। तो यहाँ पर बताया गया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण आर जो है अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। अब क्यों नहीं करता है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, दोनों कथन सही हैं लेकिन आर ए का कारण नहीं है। क्यों? चूँकि ये जल भराव वाले और दलदली इलाकों में पाए जाते हैं, इसलिए मिट्टी के पोषक तत्वों और पानी का अवशोषण मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये संशोधित हवाई जड़ें श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद करती है। ये राइजोफोरा पौधे में पाए जाते हैं जो दलदली इलाकों में उगता है। तो इस प्रकार से था इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन ए में है कि कीटभक्षी पौधे कीटों को फंसाने और पचाने के लिए अपनी पत्तियों को विभिन्न आकार में परिवर्तित करते हैं। कारण, उनके पास संशोधित पत्तियां हैं जो उनकी नाइट्रोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। तो सही उत्तर चुनने के लिए निम्नलिखित कोड का उपयोग करें। उसी प्रकार से है अभिकथन ए और आर। तो यहाँ पे बोला गया है अब ए सही है, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, कीटभक्षी पौधों को मोटे तौर पर सक्रिय और निष्क्रिय प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। सक्रिय पौधे कीटों को बैठते ही अपनी पत्ती जाल को बंद कर देते हैं। निष्क्रिय पौधे में जड़ें घड़े जैसी संरचना होती है जिसमें कीट फिसल कर गिर जाता है। ये पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली दलदली मिट्टी में उगते हैं तथा इनकी जड़ें प्रणाली भी ठीक से विकसित नहीं होती है। याद रखें, ऐसे पौधे कहाँ उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी वाले दलदली मिट्टी में उगते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाह्यदलपुंज, पुष्पदलपुंज, पुमंग, जायंग का निम्नलिखित में से किसके संबंध हैं? तो उदाहरण होगा फूलों के भाग। बाह्यदलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी चक्र, इसकी इकाई को बाह्यदलपुंज कहते हैं। इसका रंग हरा होता है। कोरोला यह पुष्प का बाह्यदल परत के बाद चक्र है। इसकी इकाई को पंखुड़ी कहते हैं। यह चमकीले रंग का होता है ना। ये बताया गया है कोरोला के बारे में। तीसरा है पुंकेसर, पुष्प का तीसरा चक्र तथा इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। और गायनेशियम, जिसे जायांग हिंदी में कहते हैं, पुष्प का चौथा चक्र, इसकी इकाई को कार्पेल कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका उत्तर बी बताया गया है। बी में है अंडाशय। अंडाशय का सही इसका मिलान है फल में परिवर्तित। अंडे की कोशिकाएं, ये है भ्रूण में परिवर्तित। बीजपत्र के बारे में संबंध बताया है बीज में परिवर्तित। और ध्रुवीय निकाय को है एंडोस्पर्म में परिवर्तित। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चिन्हित करें। तो यहाँ पर सही विकल्प डी को बताया गया है। प्याज तने का संशोधित रूप है। बाकी सेब और स्ट्रॉबेरी सच्चे फलों के उदाहरण हैं, ये गलत है। जो फल बिना निषेचन के विकसित होते हैं उन्हें झूठे फल कहते हैं, ये भी गलत है। पत्ती के मध्य में उपस्थित मोटी शिरा को बाह्य शिरा कहते हैं, ये भी गलत है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कथन एक गलत है। सेब और स्ट्रॉबेरी झूठे फलों के उदाहरण हैं, सच्चे नहीं। ऑप्शन में दिया था सच्चे फल, है ना। ये क्या है? झूठे फलों के उदाहरण हैं। झूठे फल वे फल हैं जो फूल के अन्य भागों के साथ अंडाशय से विकसित होते हैं। सच्चे फल पूरी तरह से अंडाशय से विकसित होते हैं। सच्चे फल जो होते हैं वो पूरी तरह से अंडाशय से विकसित होते हैं और झूठे फल जो होते हैं वो अन्य भाग के साथ अंडाशय से विकसित होते हैं। फूल के जो अन्य भाग होते हैं उसके साथ अंडाशय के साथ विकसित होते हैं। कथन 2 गलत है। वे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं। अनिषेक फलन फल
कहलाते हैं, जैसे केला। कथन 3 गलत है। पत्ती के मध्य में उपस्थित मोटी शिरा को मध्य शिरा कहते हैं। कथन 4 सही है। प्याज तने का संशोधित रूप है। अगला प्रश्न है, इस शारीरिक प्रक्रिया में अतिरिक्त पानी पौधों से बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा गुट्टेशन। बिंदु उत्सर्जन यानी कि गुट्टेशन में पौधों के छिद्रों से बूंदों के रूप में जल स्रावित होता है। टर्गर दबाव कोशिकाओं के आकार को बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। ये टर्गर के बारे में बोला जा रहा है। भूमिगत तनों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो हमें यहाँ पर सही युग्मों को मिलाना है, जिसमें बोला गया है इनमें से कोई नहीं, है ना, भूमिगत तनों के संबंध में। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं सही उत्तर क्या है। प्याज और लहसुन क्या है? ये बल बताया गया है। प्रकंद बोला गया है अदरक, हल्दी और केला को। तनाकंद बोला गया है आलू को। कार्म बताया गया है अरबी और जिमीकंद को, है ना। प्रश्न है, क्रिसमस ट्री किस प्रकार के पौधे के उदाहरण है? तो इसका होगा अनावृत बीज। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज वाले पौधे हैं। बीज नग्न होते हैं और मेगा स्पोरोफिल से जुड़े रहते हैं। साइकेड और कानिफर जिम्नोस्पर्म के 2 प्रकार हैं। पाइनस लंबे शंकुधारी पौधे हैं जो आकार में शंक्वाकार होते हैं, इसलिए इसे क्रिसमस ट्री माना जाता है ना। पाइनस के बारे में बोला गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाहरी बीजपत्र और बीजपत्र के पौधों का अनावश्यक भाग कहा जाता है। बाहरी बीजपत्र और बीजपत्र को पौधों का अनावश्यक भाग कहा जाता है। दूसरा है, एंड्रोशियम और गायनोशियम फूल के वास्तविक प्रजनन भाग हैं। फिर है, पुंकेसर पुष्प का मादा प्रजनन भाग है और वार्तिकाग्र पुष्प का नर प्रजनन भाग है। तो प्रयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं? यहाँ बोला गया है केवल 2, 1 और 2 को सही माना गया है ना। बाहरी बीजपत्र और बीजपत्र को पौधे का अनावश्यक भाग कहा जाता है और एंडोसियम और गायनोसियम फूल के वास्तविक प्रजनन भाग हैं। अब देखते हैं, पुंकेसर पुष्प का मादा प्रजनन भाग है, ये गलत क्यों है? और वार्तिका पुष्प का नर प्रजनन भाग, ये गलत क्यों है? इसकी चर्चा करते हैं। कथन 1 और 2 सही है। बाह्य बीजपत्र और बीजपत्र को पौधों का अनावश्यक भाग कहा जाता है। एंड्रोशियम और गायनोशियम फूलों के वास्तविक प्रजनन भाग हैं, इसलिए उन्हें फूल के आवश्यक भाग कहा जाता है। कथन 3 गलत है। पुंकेसर पुष्प का नर प्रजनन भाग है। पुंकेसर यहाँ पे जो दिया गया है, जो मादा कहा गया है, ये गलत है। ये होगा मेल होगा, है ना, मेल का प्रजनन भाग है पुंकेसर, है ना। कथन 3 में है, पुंकेसर पुष्प का नर प्रजनन भाग है। यह पीले रंग का परागकण उत्पन्न करता है। स्त्रीकेसर फूल का मादा प्रजनन अंग है ना। यह तीनों भागों में बना होता है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण एंजियोस्पर्म प्रमुख वनस्पति है? तो बोला गया है विविध आवासों में अनुकूलन की स्थिति के कारण। एंजियोस्पर्म सभी ज्ञात हरे पौधों का लगभग 80% प्रतिनिधित्व करते हैं। एंजियोस्पर्म पौधे कुछ मिलीमीटर जितने छोटे या सेंटीमीटर से अधिक ऊंचे बड़े पेड़ हो सकते हैं। एंजियोस्पर्म पौधों में फूल प्रजनन भाग होते हैं और तने, पत्तियां और जड़ें गैर यौन प्रजनन वाले भाग होते हैं। एंजियोस्पर्म के उदाहरण में शामिल हैं अनाज, गेहूं का मक्का में, फल में है सेब, अमरूद, फूल में आ जाएंगे लिली, सूरजमुखी, सब्जियों में टमाटर है, आलू है, वृक्ष में ओक है, मैग्नोलिया है, सभी है एंजियोस्पर्म के उदाहरण। नेक्स्ट प्रश्न है, कोनिफर बहुत अधिक बर्फ और कम पानी की उपस्थिति के साथ चरम वातावरण और ठंड जलवायु को सहन कर सकते हैं। इसका कारण है, और आंसर होगा मोटी मोमी क्यूटिकल। अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, क्या है ये मोटी मोमी क्यूटिकल। मोटी मोमी क्यूटिकल एक जल अभेद्य सुरक्षात्मक परत है जो पत्तियों की बाह्य त्वचीय कोशिकाओं को ढकती है, जो जल की हानि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे कठोर तापमान में बाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है।
शंकुधारी वृक्षों की पत्तियां पतली सुई जैसी होती है, जो उन्हें जल संतुलन बनाए और रखने और पानी की हानि को कम करने में मदद करती है। तो इस प्रकार से था इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। तो यहाँ पर गलत पहचान किया गया है ऑप्शन डी को। एंडोशियम पुष्प का मादा प्रजनन भाग है तथा यह एक या एक से अधिक अंडकों से बना होता है। बाकी यहाँ पर तने का वह क्षेत्र जहाँ पत्तियाँ जन्म लेती हैं उन्हें नोड्स कहा जाता है। पत्ती का हरा फैला हुआ भाग जिसमें शिराएं होती है उसे लेमिना कहते हैं। पुष्पकली में बाह्य दल और पंखुड़ियों की व्यवस्था को पुष्पगुच्छ कहते हैं, विन्यास के रूप में जाना जाता है। ये सभी क्या है, मूल रूप से सही है। अब देखते हैं कि डी को गलत क्यों कहा गया है। एंड्रोशियम के बारे में, पुंकेसर फूल का नर प्रजनन अंग है ना, जिनमें प्रत्येक के आम तौर पर दो मुख्य भाग होते हैं। परागकोश, पराग उत्पन्न संरचना जिसमें लघु बीजाणुधानी होती हैं जिसमें परागकण विकसित होता है। तंतु वह पतला डंठल जो परागकोश को सहारा देता है तथा प्रभावी परागकण के उसे स्थिति प्रदान करता है। साथ में ये घटक पराग का उत्पादक और उत्सर्जन करके निषेचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसे फिर उसी या किसी अन्य फूल के स्त्री केसर यानी मादा प्रजनन भाग में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है पुंकेसर फूल के बारे में, यानी कि एंड्रोशियम के बारे में। प्रश्न है, नींबू और बोगनविले जैसे कई पौधों में कांटे पाए जाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पौधा खुद को कांटों में बदल लेता है। यहाँ पर ए को बताया, तने की अक्षी कलियाँ। अक्षी कलियों शाखाओं या फूलों के बजाय कांटों में विकसित हो जा सकती है। अक्षी कलियों में मेरिस्टेमेटिक उत्तक पाए जाते हैं, है ना, याद रखें। अक्षी कलियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक उत्तक, जो विभिन्न संरचनाओं में विभेदित होने में सक्षम होते हैं। कुछ आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों में ये कलियां कांटों का निर्माण करती हैं। कक्षीय कलियों से बने कांटे वाले सामान्य पौधों में गुलाब यानी कि रोज प्रजाति, नींबू वर्गीय पौधे साइट्रस प्रजाति और नागफनी जिसे क्रेटेगस प्रजाति शामिल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि सभी एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी प्रकृति के होते हैं। दूसरा है स्टोमेटा पत्तियों की एपिडर्मिस पर मौजूद संरचनाएं हैं। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है, तो यहाँ पर बोला गया है केवल दो। स्टोमेटा पत्तियों को एपिडर्मिस पर मौजूद संरचनाएं हैं, ये सही है। सभी एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी प्रकृति के होते हैं, ये गलत है। एक्सप्लेनेशन का देखते हैं। एंडोस्पर्म एक उत्तक है जो निषेचन के बाद अधिकांश फूल वाले पौधों के बीजों के अंदर बनता है। एंडोस्पर्म बीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह विकासशील भ्रूण को पोषण तत्व प्रदान करता है। एंडोस्पर्म स्टार्च, प्रोटीन और तेलों को संग्रहित करते हैं जो अंकुरन के दौरान बढ़ते भ्रूण के लिए भोजन के भंडार के रूप में काम करते हैं। एक बीजपत्री बीज एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन ऑर्किड जैसे कुछ गैर एंडोस्पर्मिक होते हैं, इसलिए जो कथन एक को है वो गलत माना गया है। स्टोमेट पत्तियां तनों और अन्य भागों को एपिडर्मिस में पाया जाने वाला एक छिद्र है जो पत्ती के आंतरिक वायु स्थानों और वायुमंडल के बीच गैर विनिमय की दर को नियंत्रित करता है, इसलिए कथन दो सही है। छिद्र विशेष कोशिकाओं की एक जोड़ी से घिरा होता है जिसे गार्ड कोशिकाएं कहा जाता है, जो स्टोमेटल उद्घाटन के आकार को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से विशेषता है, इसे आप ध्यानपूर्वक देख लें। मूल रोम एपिडर्मिस कोशिकाओं के एक कोशिकीय विस्तार है। मूल रोम के कार्य को पहचानो, तो ये बोला गया है कि मिट्टी से पानी और खनिज अवशोषित करना, है ना। मूल रोम जो एपिडर्मल कोशिकाएं हैं इसके कार्य है। मूल रोम जड़ की बाह्य त्वचीय कोशिकाओं के छोटे बाल जैसे विस्तार होते हैं जो जड़ों के सतही क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा देते हैं, जिससे मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। जड़ के रोम मृदा सूक्ष्म जीवों जैसे माइकोराइजल कवक और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ
सहजीवी संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो पोषक तत्वों के अवशोषण में और सहायता कर सकते हैं। जड़ के रोम कुशल जल और पोषक तत्व अवशोषण के लिए आवश्यक है, जो सीधे पौधों की वृद्धि और विभिन्न वातावरण में पनपने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्लाज्मा झिल्ली के लिए सही नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, इनमें कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, है ना, ये गलत है। बाकी बात, यह पौधों और पशु कोशिका दोनों में मौजूद होता है। इसमें लिपिड द्विस्तरीय रूप में भी उपस्थित होते हैं। प्रोटीन लिपिड बायलेयर और एकीकृत होने के साथ साथ शिथिल हो रूप में जुड़े होते हैं। ये सभी अपने आप में सही है। अब बताया गया है, प्लाज्मा झिल्ली एक पतली, लोचदार, पारदर्शी और अर्धपारगम्य और पुनर्योजी झिल्ली है। इसमें कोशिका के आंतरिक वातावरण को बाहरी वातावरण से अलग कर दिया गया। यह झिल्ली कोशिकाओं में अणुओं के प्रवेश और निकास को विनियमित करने में मदद करती है। कोशिका झिल्ली एक फास्फोलिपिड बायलेयर के बने होते हैं। याद रखें, ये किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड बायलेयर के। यहाँ पर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। फल का संबंध बताया गया है अंडाशय से, बीज का संबंध बताया गया है बीजांड से, लकड़ी का संबंध बताया गया है तना से, और स्टार्च का संबंध बताया गया है पत्ती से। देखिए, अंडाशय के परागण के बाद फल धीरे धीरे विकसित होता है। पेड़ तथा लकड़ी में विकसित होता है। बीज निषेचित बीजांड से विकसित होता है। पत्तियां स्टार्च के रूप में ऊर्जा का भंडारण करती है ना। तो इस प्रकार से जो है एक दूसरे का संबंध को दर्शाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू के पौधों की आँख क्या होती है? तो उत्तर होगा ब्रायोफिलम पत्ती की कली। आलू की आँख वैसी ही होती है जैसे ब्रायोफिलम की पत्ती की कली होती है। दोनों संरचनाएं कायिक प्रवर्धन प्रसार है। वे उनसे एक नया पौधा बना सकते हैं। यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, जिसमें जड़ के तने, पत्तियां और कलियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। चूँकि प्रजनन पौधों के वानस्पतिक भागों के माध्यम से होता है, इसलिए इसे कायिक प्रवर्धन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन की प्रक्रिया का उपयोग करके शर्करा को अल्कोहल में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा खमीर, यानी कि ईस्ट। ईस्ट क्या है? तो जीवाणु होते हैं जिनका उपयोग किण्वन की प्रक्रिया में किया जाता है। शर्करा के किण्वन से अल्कोहल बनता है। यह प्रक्रिया एक एंजाइम यानी कि जाइमेज की उपस्थिति के कारण होती है, जो खमीर में मौजूद होता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। मोल्ड के बारे में बताया गया है कि मोल्ड फंगस होता है जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने और पचाने के लिए जाने जाते हैं। मोरेल कवक हैं, मोरेल के बारे में बोला गया है कि ये कवक हैं जो चिकित्सा उद्योग में उनके एंटीऑक्सीडेटिव और एंटी इन्फ्लेमेटरी बायो एक्टिविटीज़ के उपयोग में लिए जाते हैं। फिर है पेरिसिनी, क्या है? तो ये मशरूम की एक किस्म है जिनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। तो अन्य जो ऑप्शन जो गलत थे उनके बारे में भी बताया गया है, वो है क्या, है ना। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम पौधों में जल और खनिजों का क्षैतिज रूप से परिवहन करता है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? तो बोला है एक जो है ये गलत है ना। जाइलम और फ्लोएम जटिल पादप ऊतक हैं। जाइलम पौधों में पानी और पोषक तत्वों को लंबवत यानी कि मिट्टी से तनों और पत्तियों तक पहुंचाता है। यह पौधों का भौतिक सहायता भी प्रदान करता है ना। इस कारण से क्या था? कथन एक गलत था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे बोला है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कार्बोहाइड्रेट में, है ना, ये गलत है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ये सही है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, ये भी सही है। पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करना, ये भी सही है।
लेकिन डी गलत है। एक्सप्लेनेशन में है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को, ये जो केमिकल रिएक्शन में बताया गया है, 6CO2 + 6H2O रिएक्शन करके 6C6H12O6 + 6O2 बनता है। यह क्लोरोफिल में उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के अवशोषण के बाद होता है ना। इस कारण से ए सही है। यह प्रतिक्रिया कार्बोहाइड्रेट को उत्पाद के रूप में बनाकर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस कारण से बी सही है। प्रकाश संश्लेषण में पानी के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाते हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाता है और पानी ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत हो जाता है। इस कारण से विकल्प डी को गलत माना गया है ना। 34वां प्रश्न है कमल और कुमुदनी की पत्तियां पानी को क्यों विकर्षित करती हैं? इसका उत्तर है उनकी सतहें छोटे पैमाने पर उबड़ खाबड़ हैं और मजबूत सतह तनाव के कारण पानी निचले हिस्सों को छू नहीं सकता है ना। एक्सप्लेनेशन में है कमल और वाटर लिली की पत्तियों की सतह पर एक अद्वितीय सूक्ष्म पैमाने की असमानता होती है। यह विशेषता इन पत्तियों को आसानी में भीगने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पानी की उच्च सतह के तनाव का मतलब है एक समान रूप से फैलने के बजाय बूंदों के रूप में फैलता है। पत्तियों पर सूक्ष्म पैमाने की असमानता छोटे छोटे गड्ढे बनाती है। जब पानी इन पत्तियों के संपर्क में आता है तो उच्च सतह तनाव के कारण यह बूंदों में बदल जाता है और यह आसानी से दबे हुए क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाता है। यह घटना मोमी सतह पर पानी की बूंदों के समान होती है। कमल और जल लिली की पत्तियों को असमान सूक्ष्म संरचना अनिवार्य रूप से पानी और पत्ती की सतह के बीच संपर्क क्षेत्र को कम कर देती है। परिणाम स्वरूप पानी की बूंदें लुढ़क जाती हैं या ऊपर गिर जाती हैं। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है हरा प्रकाश प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावी होता है। तीसरा है क्लोरोफिल में केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर बोला गया है सी सही है। 1 और 3 सही है, 2 गलत है। हरा प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावी होता है, ये गलत है। ये कम होता है क्योंकि पत्तियों को हरा होने के कारण प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बोला गया है लीची के बारे में। बाकी बात केला, अंगूर और पाइन एप्पल ये सभी सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। केला मेजोकार्प है, लीची मांसल एरिल है, अंगूर को पेरिकार्प है, अनानास ब्रैक्ट है, सेब जो है मांसल थैलमस है, आम है मेजोक्रैप है और नारियल है भ्रूणपोष है। यहाँ पर लीची के बारे में बोला था, ये संपूर्ण फल है, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए था? मांसल एरिल। प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी में है 1 और 3 प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में 1 और 3 सही है। कुल ऊर्जा में 1 से 2% सौर ऊर्जा का उपयोग पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। अवशोषित जल का केवल 1% ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। बाकी बात प्रकाश संश्लेषण में लाल और बैंगनी प्रकाश सबसे प्रभावी है, ये गलत बताया गया है। ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता के कारण से प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, ये भी गलत बताया गया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कथन 1 सही है। कुल सौर ऊर्जा में से 1 से 2% सौर ऊर्जा का उपयोग पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। कथन 2 गलत है। प्रकाश संश्लेषण में लाल और नीला प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है। बैंगनी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम होती है ना। बैंगनी डाला गया था ऑप्शन में। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोजन का संश्लेषण होता है।
कुछ कारकों पर निर्भर करता है, जैसे प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता आदि। लाल प्रकाश को क्लोरोफिल द्वारा प्रभावी रूप से अवशोषित किया जाता है, जिसके बाद नीला प्रकाश अवशोषित होता है। फिर है कथन 3 सही है, अवशोषित जल का केवल 1% ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। फिर है ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दरों में कमी आती है, इस कारण से कथन 4 को गलत बोला गया है। प्रश्न है, प्रोबायोटिक्स प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और पाचन को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोबायोटिक्स पर लागू होता है? तो उत्तर है जीवित सूक्ष्मजीव खाद्य अनुपूरक। प्रोबायोटिक्स को अच्छे बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। जब इसका सेवन किया जाता है या शरीर पर लगाया जाता है तो स्वास्थ्य लाभ हो करते हैं। इन्हें दही और अन्य किण्वन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। प्रोबायोटिक्स के कुछ गुण है, जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, पाचन बेहतर करना, बेहतर स्वस्थ त्वचा, वजन का घटना, ये सभी इनके मजबूत पक्ष हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उपयुक्त में से हमें सही कथन को चूज करना है। कितने कथन सही हैं? तो बोला गया है केवल 2 इसमें से सही हैं, है ना। किन्विन और क्विनिडीन मुख्य रूप से सिनकोना पौधे से प्राप्त होते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कथन 1 गलत है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बैक्टीरिया नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं उसे विनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्राइट या नाइट्रेट में ऑक्सीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, फिर कथन 2 सही है। कुनेन या क्विनिडीन मुख्य रूप से सिनकोना पौधे से प्राप्त होते हैं। सिनकोना रूबिएसी परिवार से संबंधित है, एक पौधा है और इसे झाड़ी या छोटे पेड़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कथन 3 गलत है। दालचीनी पौधों की छाल से प्राप्त होती है। कथन 4 गलत है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन पत्तियों में स्थित रंध्रों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वपरागन निम्नलिखित में से क्या है? तो उत्तर है अंतःप्रजनन। सेल्फिंग यानी कि स्वपरागन अंतःप्रजनन का अंतिम रूप है, जो निकट संबंधियों के बीच संभोग को संदर्भित करता है। सेल्फिंग के कारण निम्न हो सकते हैं। क्या हो सकता है? उपज की हानि हो सकता है, कम जीवित रहने की संभावना हो सकती है, अंतःप्रजनन अवसाद जो फिटनेस और ताकत की कमी या क्षति को संदर्भित करता है, जो जनसंख्या को बने रहने और प्रजनन की क्षमता को कम कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के परागण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्रयुक्त में से हमें सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पर बोला गया है एक सुमेलित है। सही सुमेलित के जोड़े यहाँ पर बताया गया है। वायु द्वारा परागण एनिमोफिली, कीट द्वारा परागण एंटोमोफिली, जल द्वारा परागण हाइड्रोफिली, पशु द्वारा परागण जोफिली, पक्षियों द्वारा परागण आर्निथोफिली। प्रश्न है, परागकणों का परागकोश के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र का तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें यहाँ पर सही उत्तर चूज करना है। तो बोला गया है ना तो 1 और ना ही 2, इसमें से ये दोनों गलत बताया गया है। जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पौधे पर स्थित उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो इसे स्वपरागण कहा जाता है। गलत बोला गया, इसे गलत माना गया है। जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो इसे पर परागण कहा जाता है। ये भी गलत बोला गया है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पौधे पर स्थित उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो इसे पर परागण कहा जाता है। फिर से देख लेते हैं। जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पौधे पर स्थित उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो इसे पर परागण कहा जाता है। पर परागण के कारण है हवा है, पानी है, कीड़े है, पशु है आदि है। फिर है कि जब एक पुष्प का परागकण है ना, जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। कथनों पर विचार करें। मृतजीवी और परजीवी स्वपोषी प्रकृति के होते हैं। अधिपादक प्रकृति में विषमपोषी होते हैं। पीचर प्लांट, सनड्यू, ब्लैडर बार्ड कीटभक्षी पौधों के उदाहरण हैं। तो उपयुक्त में से सही कथन बताना है। तो तीसरा जो है वो सही है।
बाकी ये दोनों गलत है। अब इसकी चर्चा करते हैं कि ये दोनों गलत क्यों है। मृतजीवी या परजीवी प्रकृति में विषमपोषी होते हैं, है ना। यहाँ पे बताया गया था स्वपोषी, जो कि गलत है। वे अपने पोषण के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर होते हैं। कथन 2 गलत है। एपीफाइट्स प्रकृति में स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, लेकिन एपीफाइट्स अन्य पौधों पर उगते हैं। कथन 3 सही है। पीचर प्लांट्स, सनड्यू, ब्लेडरबॉट कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं। प्रश्न है, कार्न, काई और फर्न जैसे बीजाणुओं द्वारा पूर्ण उत्पादित पौधों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है। उत्तर होगा क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स गैर संवहनी पौधे होते हैं जिनमें क्रिप्टोगैम्स गैर संवहनी होते हैं जिनमें भोजन और पानी के हस्तांतरण के लिए जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है। उदाहरण फर्न, काई, लाइकेन, शैवाल आदि। दूसरी ओर आम, बरगद और शंकुधारी ऐसे फेरोगैम्स सुपरिभाषित यौन अंगों के माध्यम से प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रायोफाइट्स पानी पर निर्भर होते हैं क्योंकि। ऑप्शन बताया गया है, टेरिडोफाइट्स के समान नर युग्मकों के परिवहन के लिए पानी की आवश्यक है। ब्रायोफाइट्स जीवित रहने और प्रजनन के लिए पानी पर निर्भर रहते हैं। ब्रायोफाइट्स के मामले में शुक्राणु आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और आर्केगोनियम में अंडे तक पहुंच सकते हैं। टेरिडोफाइट के मामले में यही स्थिति है। ब्रायोफाइट्स में अलैंगिक प्रजनन विखंडन द्वारा होता है। लैंगिक प्रजनन नर और मादा अंगों में संयोजन से होता है। नर प्रजनन अंग एथेरिडिया होते हैं और मादा प्रजनन अंग आर्केगोनिया होते हैं। ये प्रजनन अंगों का नाम याद कर लें। क्वेश्चन है, विकास को जीवित प्राणी की सबसे मौलिक विशेषताओं में से एक माना जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त में से कथन कौन से कथन जो है वो सही है। तो 1 और 2 दोनों को सही माना गया है। पौधे अपने पूरे जीवन में असीमित वृद्धि को बनाए रखते हैं। पौधों की असीमित वृद्धि क्षमता मेरिस्टेम की उपस्थिति के कारण होता है। ये दोनों कथन अपने आप में सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आमतौर पर पौधों के ऊतकों में बड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में से किसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो उत्तर होगा 1, 2, 3। 1 में है हाइड्रोजन, 2 में है कार्बन और 3 में है गंधक। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों की 2 आवश्यक श्रेणियां हैं जिनकी हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के पोषक तत्व हैं जिनकी शरीर की बड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है। वे ऊर्जा प्रदान करते हैं और विकास, चयापचय और अन्य शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में शामिल है कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, पोटेशियम आदि। सूक्ष्म पोषक तत्वों के तत्व वे पोषक तत्व हैं जिनकी शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। वे उचित कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं लेकिन ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, क्लोरीन, निकल आदि शामिल हैं। प्रश्न है, पादप हार्मोन के निम्नलिखित युग्मों और उनके प्रभाव पर विचार करें। ऑक्सिन है, कोशिकाओं को लंबे समय तक बढ़ने में मदद करता है। जिबरेलिन्स है, फलों की वृद्धि में सहायक है। साइटोकाइनिन है, वृद्धि को रोकता है। पत्तियों को मुरझाने में का कारण। तो उपयुक्त में कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। 1 और 4 सही है। ऑक्सिन है, कोशिकाओं को लंबे समय तक बढ़ने में मदद करता है और एब्सिसिल एसिड है, पत्तियों को मुरझाने का कारण। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। 5 पादप हार्मोन होते हैं। ऑक्सीसंस यह विशेष रूप से पौधों को युक्तियों पर कोशिका वृद्धि और भिन्नता को बढ़ावा देता है। यह प्रकाश के प्रति पौधों की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, इस कारण से 1 सही है। फिर है जिब्रेलिन्स, यह बीजों और कलियों में निष्क्रियता को तोड़ने में मदद करता है। इसका उपयोग बीज रहित पौधों के उत्पादन में किया जा सकता है। इस कारण से युग्म 2 को गलत माना गया है। फिर है साइटोकाइनिन, यह पौधों में कोशिका विभाजन और पास्य वृद्धि को बढ़ावा देता है। यह पौधों और फलों के तेजी से विभाजन में मदद करता है। इस कारण से युग्म 3 को गलत माना गया, सुमेलित नहीं है, गलत माना गया है। एब्सिसिक एसिड यह बीजों और कलियों में सुप्तावस्था को बढ़ावा देता है।
यह पत्तियों को मुरझाने और गिरने को बढ़ावा देता है। यह वृद्धि को रोकता है, इसलिए युग्म 4 सही सुमेलित है। फिर आता है लास्ट में एथिलीन, यह फलों को पकने को बढ़ावा देता है ना, इसलिए विकल्प ए को सही माना गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पादप हार्मोन्स हैं उसके बारे में डिटेल दिया गया है। इसके बारे में जानकारी रखना अति आवश्यक है, इसे आप पॉज करके एक बार ज़रूर देख लें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे जीव हैं जो पुनर्जन्म में सक्षम हैं? तो बोला गया है हाइड्रा और फ्लेनेरिया, ये दोनों। पुनर्जनन एक प्रक्रिया है जो पौधों और जानवरों को क्षतिग्रस्त या गायब कोशिकाओं या ऊतकों या फिर अंगों और यहाँ तक कि पूरे शरीर के अंगों को पूर्ण कार्य करने के लिए बदलने या पुनर्स्थापित करने की अनुमति देता है। हाइड्रा मीठे पानी के प्लेनेटेरियन, जेब्राफिश, एक्सोलोटन यानी मैक्सिकन सैलमेंडर कुछ ऐसे जीव हैं जो पुनर्जन्म में सक्षम हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से सही नहीं है? तो यहाँ पर बोला है बी के बारे में, ये पुंकेसर फूल का मादा जनन अंग है, ये गलत बताया गया है। बाकी एकलिंगी फूलों में या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है, ये सही है। द्विलिंगी पुष्पों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों होते हैं, ये भी सही है। पुंकेसर प्रजनन के लिए आवश्यक पराग कणों का उत्पादन करता है, ये भी सही है। अब बी क्यों गलत है? पुंकेसर फूल का मादा जनन अंग है, ये गलत है। ऐसे फूल जिनमें या तो स्त्री केसर या पुंकेसर होते हैं एकलिंगी माने जाते हैं। वे अधूरे फूल हैं जो केवल क्रॉस परागन के माध्यम से पुनरुत्पादित हो कर सकते हैं, है ना, इसलिए कथन एक जो है विकल्प एक सही है। फिर है पिस्टिन या फिर स्टिमा स्टाइल अंडाशय मादा है, जबकि पुंकेसर फूल का नर प्रजनन अंग है ना, इसलिए विकल्प डी बी गलत है। यहाँ पे बोला गया था मादा जनन अंग, लेकिन ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फिर है उभयलिंगी फूल वे होते हैं जिनमें मादा के साथ साथ नर प्रजनन अंग भी होते हैं। उभयलिंगी किसे कहते हैं? जिनमें मादा अंग के साथ साथ नर प्रजनन अंग भी होते हैं, यानी पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। पुंकेसर में परागन होते हैं जो पौधे के प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं, अतः विकल्प डी सही है। चूँकि प्रश्न का निर्देशन गलत हमें चूज करना था, इस कारण से हम लोगों ने बी को सही माना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से घटक फूल के प्रजनन भाग का निर्माण करता है? तो इसका उत्तर ए होगा, एंडोसियम और गाइनोसियम। एंडोसियम क्या है? यह फूल का नर प्रजनन अंग है। इसमें पुंकेसर शामिल है जो 2 भागों में से बने होते हैं, तंतु और परागकोश। परागकोश नर युग्मक यानी कि शुक्राणु युक्त पराग के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। गाइनोसियम यह फूल मादा प्रजनन अंग है। इसमें एक या अधिक अंडक होते हैं, प्रत्येक में एक अंडाशय, शैली और कलंक होता है। अंडाशय में अंडाणु होते हैं जो मादा युग्मक यानी कि अंडे होते हैं। तो ये था बायोलॉजी का चैप्टर में महत्वपूर्ण एमसीक्यू। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे जनन और पोषण, और साथ ही साथ करेंगे जंतु रोग के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इसके लिए सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। सब्सक्राइब करिए, जिस कारण से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।